सेठ के गुंडे गुस्से में अंदर घुस गए। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे घर का सारा सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया। पुरानी चारपाई, बर्तन, कपड़े, सब कुछ मिट्टी में जा गिरा। सीमा बार बार हाथ जोड़कर विनती करती रही। एक गांव में एक अनाथ लड़की रहती थी। उसका नाम सीमा था। उसके माता पिता का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था। सीमा पढ़ना चाहती थी, पर मजबूरी के कारण दूसरे के खेत में काम करना पड़ता था। वहाँ अपना गुजारा बड़ी मुश्किल में कर पाती थी। वहाँ एक सेठ के, जिसका नाम भान सिंह था, उसके खेत में मजदूरी करके ही अपना जीवन यापन करती थी। वह लड़की मासूम या साफ दिल की थी। वह हर किसी की मदद करती थी। एक दिन सीमा सेठ के खेत में काम कर रही होती है। तभी कुदाल से सीमा के पंजे पर लग जाता है, यानी सीमा घायल हो जाती है। सीमा दर्द से, कोई मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। वहां कुछ लोग या सेठ आता है। सेठ गुस्से से, अरे ओहो, सब कुछ बर्बाद कर दिया तूने। मैंने पहले ही कहा था कि ये काम लड़कियों के बस का नहीं है। तेरी वजह से मेरा कितना नुकसान हो गया है, इसकी भरपाई भी तुझसे ही करूंगा मैं। सेठ उसे बहुत खरी खोटी सुनाने लगा। वहां खड़े लोग भी कुछ नहीं बोले, क्योंकि सब उस सेठ से डरते थे। सीमा की हालत पहले ही खराब थी, अब और बिगड़ गई। घर में ना कोई कमाने वाला था, ना ही कोई सहारा। कई दिनों से उसके घर में खाने को कुछ नहीं था। वो हफ्तों से भूखी रह रही थी, पर उसे पूछने वाला कोई नहीं था। भूख और कमजोरी से वो दिन ब दिन और कमजोर होती जा रही थी। हे भगवान, मैं इस तरह नहीं जी सकती। पहले आपने मेरे पिताजी को मुझसे छीन लिया, फिर माताजी को भी। मुझे अनाथ कर दिया। अब मैं किसके सहारे जीऊं, समझ नहीं आता। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इससे तो अच्छा होता कि आप मुझे भी अपने पास बुला लेते। भूख, बीमारी और परेशानियों से घिरी सीमा फूट फूट कर रोने लगी। तभी वहां एक बूढ़ी काकी आई। उनका भी इस दुनिया में कोई नहीं बचा था। वे अपने साथ थोड़ा सा खाना लाई थी। बेटा सीमा, ले कुछ खा ले, वरना तू और बीमार पड़ जाएगी। देख, तेरे लिए तेरी पसंद का खाना बनाया है, थोड़ा सा खा ले बेटा। नहीं काकी, मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए। वैसे भी मैंने पानी पी लिया है, अब कुछ खाने का मन नहीं है। बेटा, ऐसे नहीं करते। अगर तू कुछ नहीं खाएगी तो तेरे माँ बाप को भी बुरा लगेगा। थोड़ा सा खा ले, मेरी बात मान ले। नहीं काकी, मैं नहीं खा सकती। अगर मैं खा लूंगी तो आप क्या खाएंगी? मुझे पता है आपके पास भी ना कोई सहारा है और ना 2 वक्त की रोटी का ठिकाना। काकी का जीवन भी आसान नहीं था। उनका पेट भी बड़ी मुश्किल से भरता था। कभी कभी उन्हें भी भूखे पेट सोना पड़ता था। बेटा, तू मेरी चिंता क्यों करती है? मैंने तो अपनी जिंदगी जैसे तैसे जी ली है। अब अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई बड़ी बात नहीं, पर तेरे पास तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। तुझे अपना सपना भी तो पूरा करना है, जो तूने अपनी माँ से वादा किया था। काकी की बात सुनकर सीमा की आंखें भर आईं। दोनों ने आधी आधी रोटी बांटकर खाई। सीमा का सपना था कि वो पढ़ लिख कर एक अध्यापिका बने और गांव के बच्चों को पढ़ाए। अगली सुबह सीमा सेठ के घर पहुंची, अपनी मजदूरी मांगने के लिए। सेठ घर के बाहर कुछ मजदूरों से कागज पर अंगूठा लगवा रहा था। सेठ जी, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मेरी मदद कीजिए। मुझे बीमारी के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है। वैद्य जी ने कहा है कि ज़्यादा समय नहीं है, अगर जल्दी इलाज नहीं हुआ तो मेरा बचना मुश्किल हो जाएगा। सेठ जोर से हंस पड़ा। तेरी मजदूरी वो तो तुझे नहीं मिलेगी। तेरी वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन अगर तू अपना घर मेरे नाम कर दे
तो शायद मैं सोच सकता हूँ। सीमा के पास और कोई रास्ता नहीं था। एक तरफ गंभीर बीमारी, दूसरी तरफ भूखमरी। मजबूर होकर उसने कागज पर अंगूठा लगा दिया। सेठ इतना लालची था कि उसने इलाज के लिए केवल नाम मात्र के पैसे दिए। सीमा ने वैद्य से इलाज करवाया। बेटी, मैंने उपचार तो कर दिया है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना। इस हालत में कोई काम मत करना, वरना बीमारी बढ़ सकती है। अपना ख्याल रखना। वैद्य चले गए। सीमा का गुजारा जैसे तैसे चल रहा था, मानो भगवान किसी न किसी रूप में उसकी मदद कर रहे हों। काकी हर तीसरे चौथे दिन थोड़ा बहुत खाना ले आती। कुछ दिन यूं ही बीत गए और होली का दिन आ गया। पूरे गांव में खुशहाली थी। बच्चे गुलाल से खेल रहे थे। बाजार में रंग और मिठाइयाँ बिक रही थी। सब लोग धूमधाम से होली मना रहे थे। लेकिन एक घर ऐसा भी था जहां सूखी रोटी तक नहीं थी। हे भगवान, मैं आपको कितना मानती हूँ, फिर भी मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों हो रहा है। आज होली है, मेरा भी मन करता है कि मैं रंग खेलूं, लेकिन शायद ये खुशियाँ मेरे जैसे अनाथ के नसीब में नहीं है। तभी सीमा के घर के बाहर सेठ अपने गुंडों के साथ आ धमका। सीमा, देख, तुझे पैसे दिए हुए काफी दिन हो गए, लेकिन तूने एक दिन का भी ब्याज नहीं चुकाया। तेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। अपना सामान उठा और ये घर खाली कर दे। सेठ जी, मुझ अनाथ पर दया कीजिए। मैं इस हालत में कहाँ जाऊंगी? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे कुछ दिन का समय और दे दीजिए। जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी, काम करके आपका सारा पैसा और ब्याज चुका दूंगी। देख लड़की, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। इस कागज पर साफ लिखा है कि 1 हफ्ते में पैसा लौटाना होगा। अगर तूने घर खाली नहीं किया तो मेरे गुंडे तेरा सारा सामान बाहर फेंक देंगे। जैसे ही सीमा ने घर खाली करने से मना किया, सेठ के गुंडे गुस्से में अंदर घुस गए। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे घर का सारा सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया। पुरानी चारपाई, बर्तन, कपड़े, सब कुछ मिट्टी में जा गिरा। सीमा बार बार हाथ जोड़कर विनती करती रही, लेकिन किसी का दिल नहीं बसीजा। इसी बीच एक गुंडे ने दीवार पर टंगी उसके माता पिता की तस्वीर भी उतारकर जमीन पर फेंक दी। तस्वीर मिट्टी में गिरकर टूट गई। नहीं, ये मत फेंको। ये मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी है। कृपा करके इसे मत तोड़ो। लेकिन गुंडों ने उसकी एक न सुनी। गांव वाले सब ये तमाशा देख रहे थे, पर कोई आगे नहीं आया। सबके दिल में डर था, सेठ का डर। सीमा घुटनों के बल बैठ गई। उसने कांपते हाथों से टूटी हुई तस्वीर को उठाया। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आज उसके साथ साथ उसकी यादें भी टूट गई हों। मैंने पहले ही कहा था, समय पर पैसा नहीं दिया तो यही होगा। अब ये घर मेरा है। मजबूरी में सीमा को वो घर छोड़ना पड़ा, जिस घर में उसके माँ बाप की यादें बसी थीं, जहां उसने अपना बचपन बिताया था। आज उसे उसी घर से बेघर कर दिया गया। सीमा ने आखिरी बार अपने घर की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था और कदमों में भारीपन। वो धीरे धीरे गांव की पगडंडी पर चल पड़ी। उसके पास न कोई ठिकाना था, न कोई सहारा। उस दिन सिर्फ एक घर नहीं टूटा था, एक बेटी का सहारा, उसका सपना और उसका विश्वास भी बिखर गया था। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक घना जंगल मिला। क्यों ना मैं यहीं पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लग जाऊं? वैसे भी ये जगह हमारे लिए सुरक्षित और शांत भी है। सीमा ने झोपड़ी बनाने का सामान इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में जाना तय किया। सीमा लकड़ियां और बांस लेने गई। थोड़ी ही देर में एक सुंदर सी झोपड़ी बना डाली। अब उसका एक नया ठिकाना था, जहां वो सुरक्षित महसूस कर सकती थी। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है।
मैं ऐसा करती हूँ, मैं अभी जंगल से कुछ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाती हूँ, फिर बाजार में बेचकर उन्हीं पैसों से घर के लिए राशन भी ले आती हूँ। सिमा जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके बाजार में बेचने चली गई और उन्हें बेचकर घर के लिए चावल ले आई। आज तो लकड़ियां बेचकर मैं बस यहीं थोड़े से सूखे चावल ला पाई हूँ। वह उसी को बनाकर खा लेती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन सीमा जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने चली जाती है। थोड़ी दूर आगे जाने पर उसे एक घायल गाय दिखाई दी जो पेड़ की भारी टहनियों के नीचे दबी हुई थी। अरे, ये बेचारी गाय तो पेड़ की टहनी के नीचे पूरी तरह दबी हुई है। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये मर जाएगी। सीमा ने बिना समय गवाए उस भारी डाल को हटाया और गाय को बाहर निकाला। तभी उसने देखा कि गाय का पेट जख्मी था। इसके पेट से तो खून बह रहा था, इसलिए बेचारी ये खुद बाहर नहीं निकल पा रही थी। मुझे फौरन इसका घाव पर जड़ी बूटियों का लेप लगाना होगा। सीमा ने तुरंत जड़ी बूटियां पीसकर गाय के घाव पर लगा दी। तभी अचानक एक तेज सुनहरी रोशनी चमकी और गाय का घाव जादुई तरीके से भर गया। सीमा ये सब देखकर दंग रह गई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी रानी। अगर आज तुम यहाँ ना होती तो शायद मैं इस पेड़ के नीचे दबकर दम तोड़ देती। तुम्हारी दया ने मेरी जान बचा ली। अरे रे, ये गाय तो बिल्कुल इंसानों की तरह बोल रही है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? भला गाय भी बोलती है क्या? हो ना हो ये कोई साधारण गाय नहीं है। हाँ सीमा, दरअसल मैं एक जादुई गाय हूँ, इसीलिए मेरे पास इंसानों की तरह बोलने की शक्ति है। लेकिन तुम डरना मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मैं तुम्हारे दयालु स्वभाव को देखकर बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रहना चाहती हूँ। पर हमारे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, तुम मुझे सिर्फ हरी हरी घास ला कर दे देना। उसके बदले में मैं तुम्हें दूध दूंगी। त्योहार में तुम मेरे दूध से बनी मिठाइयाँ बनाकर गांव में बेचना। तुम सच कह रही हो? अगर ऐसा हो जाए तो फिर मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम चलो मेरे साथ। उस गाय को लेकर घर की तरफ चल दी। थोड़ी देर बाद जब सीमा गाय को लेकर घर पहुंची, उस दिन के बाद वो रोज गाय के लिए जंगल से हरी भरी घास काटकर लाती थी और उसके दूध से अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाकर बेचने लगी। गाय का दूध बहुत शुद्ध और गाढ़ा था, जिस कारण लोगों को उनकी मिठाइयाँ बहुत पसंद आने लगी। एक दिन सीमा गांव में मिठाई बेच रही थी और गांव के लोग उसे घेरकर मिठाई ले रहे थे। तभी दूर खड़ा सेठ का मुनीम सब देख लेता है और वो जाकर सेठ को सब बताता है। अच्छा, हमारे रहते कोई और इतना धन नहीं कमा सकता है। मुझे जल्द ही पता करना होगा। सेठ और मुंशी अगले ही दिन जंगल जाकर उसकी खिड़की से छिपकर अंदर देखने लगे। अंदर सीमा और गाय आपस में बात कर रहे थे। क्या मुझे अपने पास रखकर तुम्हें कोई फायदा हो रहा है? हाँ गौ माता, आप तो हमारे लिए साक्षात लक्ष्मी है। आपके दूध की मिठाइयों की चर्चा पूरे गांव में है। हमारा नाम और सम्मान दोनों बढ़ रहा है। सुनो, एक बात मैं बताना भूल गई थी। मेरा दूध साधारण नहीं बल्कि जादुई है। अगर कोई बीमार व्यक्ति या किसी के शरीर पर घाव हो तो मेरा दूध लगाने से वो तुरंत ठीक हो जाएगा। वाह गौ माता, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। अब हम गरीबों की मदद भी करेंगे। जिनके पास इलाज के पैसे नहीं होंगे उन्हें हम आपका दूध लगाकर ठीक करेंगे। बाहर खड़े सेठ और मुंशी ये सब सुन रहे थे। देखा सरकार, इसके पास तो जादुई गाय है, तभी मैं कहूँ कि ये अचानक इतनी अमीर कैसे होने लगी। तुम ठीक कहते हो मुंशी, इसका उपाय मुझे करना ही होगा। चलो घर चलकर योजना बनाते हैं। अगली सुबह होली अभी बीता ही था, लेकिन सेठ और मुंशी के मन में केवल लालच का जहर भरा था। जैसे ही सीमा अपनी मिठाइयाँ लेकर गांव की ओर निकली, ये दोनों दबे पांव उनकी झोपड़ी के पास पहुंचे।
यही मौका है, इस जादुई गाय को डरा धमकाकर यहाँ से ले चलते हैं, फिर सारा खजाना हमारा होगा। सेठ ने जैसे ही गाय को मारने के लिए डंडा हवा में लहराया, अचानक एक कान फाड़ देने वाली गर्जना हुई। गाय की आंखों से एक दिव्य और तेज रोशनी निकली, जिसने रमेश को दूर फेंक दिया। देखते ही देखते रमेश का पूरा शरीर भयानक और रिसते हुए घावों से भर गया। वो दर्द से तड़प उठा। बचाओ मुंशी, देखो मुझे क्या हो गया है। मेरे पूरे शरीर में आग लग रही है, बचाओ मुझे। वैद्य जी को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि ये कोई साधारण बीमारी नहीं, बल्कि किसी दिव्य शक्ति का कोप है। ये सुनकर सेठ के चेहरे पर चिंता नहीं, बल्कि नफरत और डर आ गया। मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। वैद्य जी ने कहा है कि ये बीमारी सबको लग सकती है, और ये बीमारी तभी ठीक हो सकता है जब मेरे ऊपर के पाप कम होंगे। सेठ ने अगले ही दिन सीमा के पैरों में गिरकर माफी मांगी। इतना ही नहीं, बल्कि उसने जितना गरीब किसानों की जमीन को अवैध कब्जा किया हुआ था, सबका वापस कर दिया। सेठ ने सीमा का घर भी वापस किया और सभी से माफी मांगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो इस चैनल नानी टेल्स टून्स को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, ताकि ऐसी ही ढेर सारी कहानियाँ आपसे मिस ना हो।